थोड़ी होते थे। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी। अब भी 1000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे। 9000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का किया रेस्क्यू। मरने वालों की संख्या 17 के पार। एसडीआरएफ टीम ने गौरीकुंड से भी शुरू किया रेस्क्यू अभियान। 200 यात्रियों को लिंचोली से भीमबली सकुशल पहुंचाया गया। गौरीकुंड, मुनकटिया, लिंचोली में रेस्क्यू अभियान जारी। धामी सरकार इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी कर रही कार्य। सीएम धामी के निर्देश से हेली सेवाओं से पहुंचा पशु चारा। ओवर रेटिंग करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। रिस्पना नदी पर एनजीटी सख्त। आदेश किया जारी। 1 माह के भीतर ही अतिक्रमण किया जाए। रिस्पना किनारे अतिक्रमण में की थी सुनवाई। धामी सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले रही है। और कुमायूं मंडल से जुड़े आर्म्स डीलर्स की हुई बैठक। कुमायूं आर्म्स एसोसिएशन का गठन किया। जितेंद्र सिंह संधू बने कुमायूं आर्म्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले उस खबर की बात कर लेते हैं जिसने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देशवासियों की चिंता बढ़ा रखी है। दरअसल केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही अब सर्च अभियान सेना की मदद से शुरू किया जा चुका है। सेना ने 2 स्निफर डॉग्स यात्रा मार्ग के लिए रवाना कर दिए हैं। डॉग यूनिट मौके पर पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें लिंचोली उतारा जा चुका है, जहां से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया जाएगा। दरअसल कई लोग बारिश के डर से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ गए थे। वहीं कई लोगों के रास्ता भटकने की संभावना भी जताई जा रही है। उनकी भी सर्चिंग की जा रही है। जिस तरह से प्राकृतिक आपदा केदारनाथ में आई और इसके बाद लगातार जो सैलानी वहां पहुंचे हुए थे, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, वो अब भी फंसे हुए हैं। 1000 ये कहा जा रहा है कि श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। 9000 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। बादल फटा और इसके बाद परिस्थिति बद से बदतर होती चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चुनौतियां हैं, लेकिन अब सेना लगातार एनडीआरएफ के साथ मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रख रही है। स्निफर डॉग्स को भी लगा दिया गया है। उन इलाकों में सर्च जारी है जहां पर यह कहा जा रहा है कि शायद बचने के लिए जंगलों की तरफ श्रद्धालु निकल गए हों। तो ऐसे में स्निफर डॉग्स की अब मदद भी ली जा रही है। उधर आइए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, चुनौती भरी परिस्थिति है यहाँ पर, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 9000 श्रद्धालुओं को सकुशल बचा लिया गया है। 1000 श्रद्धालु अभी भी कहे जा रहे हैं कि फंसे हुए हैं। फिलहाल ताजा अपडेट क्या कहता है? बिल्कुल लावनी, देखिए केदारनाथ क्षेत्र में आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ तमाम बल जो है वो सभी यात्रियों को जो जगह जगह पर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि इसमें देखिए MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की भी जो है वो मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम सुबह की भी बात करते हैं, आज सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। जब से मौसम खुला है, सुबह लगभग 7 बजे से हेली के माध्यम से भी सभी लोगों को जो जगह जगह पर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया था। 3 पॉइंट बना रखे हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले केदारनाथ में जो हेलीपैड है वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद लिंचोली से किया जा रहा है। फिर गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच जो रास्ता पूरा का पूरा बह गया था, नदी में जो मंदाकिनी नदी है उसमें पूरा रास्ता समा गया था। तो 200-300 मीटर का वो पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां पे आने जाने के लिए कोई भी एक तरीके से साधन नहीं बचा था लोगों को। तो एसडीआरएफ ने जो रास्ता बनाया है पहाड़ों के ऊपर से, उस पे लोगों का जो है वो रेस्क्यू कर रही है। क्योंकि लगातार देखिए केदारनाथ क्षेत्र में बारिश देखने को मिल रही है। जो रास्ता एसडीआरएफ ने तैयार किया था उसके ऊपर से भी बार बार जो है वो मलबा लगातार गिर रहा है, जिस वजह से एसडीआरएफ को भी रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही समस्या बार बार जो बारिश हो रही है तो इसमें हेली के माध्यम से भी रेस्क्यू करने में समस्या जो है वो लोगों को आ रही है। क्योंकि अब तक देखिए 9,500 से अधिक श्रद्धालुओं को जो जगह जगह पर फंसे हुए थे उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान सोनप्रयाग के पास सीतापुर में पहुंचा दिया गया है। क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। 1000 से अधिक लोगों की जो है वो अभी भी
उम्मीद जताई जा रही है कि वे फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन आज शाम तक या कल दिन तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि बारिश वहां पे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पर भी रुक नहीं रही है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी बार बार रुकता हुआ चल रहा है। क्योंकि काफी लोग ज्यादा फंसे हुए हैं, तो जिला प्रशासन का लावनी पूरा उनके खाने पीने को लेकर भी व्यवस्था करी जा रही है। खाने के पैकेट्स, पानी की बोतल जो है वह लगातार श्रद्धालुओं को बांटी जा रही है। आम इंसान के साथ साथ पशु चालक जो है और जो पशु घोड़े व्यापारी है, उनको भी जो है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से चारा भी उनको बांटा जा रहा है, क्योंकि लगातार शिकायतें व्यापारियों की तरफ से आ रही थी। जो घोड़ा पशु के चालक है उनके द्वारा शिकायतें आ रही थी कि ओवर रेटिंग जो है वो लगातार यहाँ पे दुकानदारों के द्वारा की करी जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भी पशुओं को जो है वो चारा बांटा गया है। आज हेली के माध्यम से जो है सोनप्रयाग क्षेत्र से केदारनाथ क्षेत्र में चारा भी भेजा गया है। तो उम्मीद यही है कि कल दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन और शासन प्रशासन एक तरीके से मिलके एकजुट है। जगह जगह पर जहाँ जिस तरीके से उनको जगह मिल रही है रेस्क्यू करने की, उसी ऑप्शन को देखते हुए वे जल्द से जल्द सभी का रेस्क्यू करने में एकजुट है। लावनी, बिल्कुल एकजुट है और आपने जिस तरह से पूरी जानकारी विस्तार से दी, समझा जा सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो रेस्क्यू टीम के सामने हैं, लेकिन उन चैलेंजेस पर पार पाते हुए लगातार लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। यहाँ पर कृष्णा, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में ये बादल फटा है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर रेस्क्यू करना बहुत टफ टास्क होता है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। लेकिन इन सबके बीच में खबर ये भी आ रही है कि कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित स्थानों का ठिकाना ढूंढने के लिए जंगलों का रुख कर लिया हो। तो क्या उन जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है या शुरू किया जाएगा, जहां पर श्रद्धालुओं के बचकर निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है? कृष्णा, बिल्कुल देखिए, जब बादल वहां पर फटा तो अफरा तफरी काफी ज्यादा मच गई थी, क्योंकि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में जो 200-300 मीटर की रोड है वे पूरी नदी में समा गई थी। उसके बाद हम रामबाड़ा के पुल देखते हैं तो वे भी दोनों के दोनों नदी में विलीन हो गए थे, जिसके बाद से वहां पे काफी ज्यादा भगदड़ मच गई थी। तो कोई श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए कोई जंगल की तरफ भागा, कोई पहाड़ की तरफ भागा। ऐसे में कई श्रद्धालु हैं जो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। उनके रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ ने पहले ही दिन से ड्रोन की मदद ली है। जो भी श्रद्धालु एक तरीके से पहाड़ी पे या जंगल की ओर दिखा एसडीआरएफ को या एनडीआरएफ को, उनका सकुशल रेस्क्यू हो चुका है। क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा लोगों की जो है वो संभावना जताई जा रही है कि काफी ज्यादा इधर उधर रास्ता भटक चुके होंगे, वहां फंसे होंगे। तो आज भी स्लीपर डॉग और ड्रोन की मदद से जो है वो एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और खोजबीन भी लगातार जारी है। कि हमने देखा है कि पहले ही दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे आपदा को लेकर एक्टिव थे। उन्होंने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण किया, आपदा प्रभावितों से उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। तो हमने देखा है उसके बाद से रेस्क्यू अभियान में काफी ज्यादा तेजी आ गई थी। और आज सेना ने जिस तरीके से अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है उत्तराखंड सरकार के साथ, तो उसी के तहत जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जो अटल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, वहां पर भी एक तरीके से 13 ऐसे मार्ग हैं जो अभी भी बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं। उन मार्गों में से क्या कुछ मार्ग खुल गए हैं या अभी वो पूरे 13 के 13 मार्ग बंद पड़े हुए? बिल्कुल देखिए, अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करते हैं, जहां पर बादल फटा था सोनप्रयाग के पास, और सोनप्रयाग के बाद देखिए सभी को एक तरीके से जो स्थानीय लोगों की टैक्सी होती है उसमें ही जाना पड़ता है। सभी लोगों की जो भी अपनी गाड़ियों से जाता है उनकी पार्किंग जो है वो सोनप्रयाग में हो जाती है। तो सोनप्रयाग के बाद बादल फटा है, वहाँ पे स्थिति काफी ज्यादा भयानक रहती है। पहले से ही वहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड की काफी ज्यादा डेंजर पॉइंट है, तो उस जगह पर भी जो है वो रास्ता अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। सेना ने वहाँ पे वैली ब्रिज बनाने का जो है वो कार्य आज सुबह से शुरू किया जा रहा है, वो शुरू किया गया था और आज उम्मीद जताई जा रही है कि कल शाम तक वैली ब्रिज बनकर जो तैयार हो जाएगा। फिर उसके आगे के जो रास्ते, जैसे रामबाड़ा का जो ब्रिज है वो भी पूरा का पूरा नदी में समा गया था। रामबाड़ा का पुल भी, दोनों पुल जो वहाँ पे बने हुए थे, तो वहां पर भी वैली ब्रिज का निर्माण जो है वो दोबारा होना है। जबकि ये सोनप्रयाग वाला ब्रिज बन जाएगा, उसके बाद आगे रामबाड़े वाले पुल बनाए जाएंगे। उसके बाद ही केदारनाथ की यात्रा जो है वो उसकी दोबारा शुरुआत हो पाएगी, क्योंकि आज चौथा दिन है केदारनाथ की यात्रा जो है वह अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और परिस्थिति और मौसम इस बात की तरफ बिल्कुल भी संकेत नहीं दे रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक एक यात्रा प्रारंभ हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मौसम अभी भी लगातार खराब है। और जैसा कि कृष्णा बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ चैलेंजेस है यहाँ पर लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए। मौसम साथ नहीं दे रहा है और इसलिए कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तक को रोकना पड़ रहा है। हालांकि अब तक जो खबर आ रही है 9,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है। 1000 के लगभग श्रद्धालु
इंसानों बताए जा रहे हैं जो अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें लेकर सर्च लगातार जारी है। स्नीपर डॉग्स की भी मदद दी जा रही है। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इन तमाम श्रद्धालुओं को बचाने की कवायद में जुटा हुआ है। थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से हम अब तक ये संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं लिंचोली भीमबली क्षेत्र की, जहां चल रहे सर्च ऑपरेशन को एसडीआरएफ ने गौरीकुंड से भी शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी कृष्णा बता भी रहे थे, दरअसल सेनानायक एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में एसडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लिंचोली भीमबली क्षेत्र में सर्च अभियान जारी था, अब इसे गौरीकुंड से भी शुरू कर दिया गया है। उनके निर्देश पर एसडीआरएफ डॉग स्क्वाड की मदद ले रहा है। मौके के लिए रवाना हो चुका है डॉग स्क्वाड। उधर गौरीकुंड और लिंचोली में एसडीआरएफ की 3 टीमों का सर्च अभियान लगातार जारी है। एसडीआरएफ टीम ने सैटेलाइट फोन की मदद से बताया कि 200 यात्रियों को लिंचोली से भीमबली सकुशल पहुंचाया गया है और वहां रेस्क्यू का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं गौरीकुंड में इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी की एक सब टीम सर्चिंग अभियान कर रही है। घटनास्थल मुनकटिया पर इंस्पेक्टर कर्ण सिंह के नेतृत्व में एक सब टीम काम कर रही है। दरअसल यहां अब तक 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है और लिंचोली में एसआई प्रेम सिंह के नेतृत्व में एक सब टीम लगाकर सर्च अभियान निरंतर जारी है। खुला मौसम उधर चले जाओ, फ्लाइट देखने जाओ। तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, प्रयास किया जा रहा है लोगों को बचाने का। इधर प्रशासन इंसानों के साथ साथ ही बेजुबान जानवरों के लिए भी काफी संवेदनशील नजर आ रहा है और उनके प्रति भी लगातार संवेदनशीलता दिखाते हुए कार्य किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग ने यात्रा मार्गों पर फंसे हुए घोड़े खच्चरों के लिए 4.5 टन पशु चारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया है, क्योंकि जो पशुपालक थे उन्होंने इसकी शिकायत बाकायदा प्रशासन से की थी। सरकार तक जैसे ही इस बाबत जानकारी पहुंचती है, ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया जाता है। चारा पशुओं तक पहुंचे, इस कड़ी में हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि गौरीकुंड के पशुपालकों के लिए चीरबासा हेलीपैड पर 4.5 टन पशु चारा अब तक पहुंचाया जा चुका है। घोड़े खच्चर संचालक चीरबासा हेलीपैड पर अपने पशुओं का लाइसेंस और अन्य प्रपत्र प्रशासन की टीम को दिखाकर पशु आहार प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल कई जगहों पर व्यापारी पशु चारा की कालाबाजारी कर रहे थे और ओवर रेटिंग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। दिनांक 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ क्षेत्र में जो अतिवृष्टि हुई, तो अतिवृष्टि के कारण काफ़ी जो है मार्ग हमारे बंद हो गए, जिस कारण यदा कदा कहीं कहीं पर हमारे घोड़े खच्चर जो हैं वो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने की व्यवस्था वो भी उस व्यवस्था पे दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसके क्रम में हम लोगों के द्वारा वर्तमान में गौरीकुंड चीरबासा हेलीपैड सुचारू होने की स्थिति में चीरबासा हेलीपैड में हमारे द्वारा गौरीकुंड क्षेत्र के जो घोड़ा खच्चर स्वामी हैं उनके घोड़े खच्चरों के लिए हमारे द्वारा आहार यहाँ से शेरसी हेलीपैड से वहाँ पर आहार पहुँचाया जा रहा है हेली के माध्यम से। और अभी तक हमारे द्वारा लगभग 4.5 टन जो है आहार घोड़ा खच्चरों के लिए हमारे द्वारा पहुँचाया जा चुका है और स्थिति को हमारे द्वारा आकलन किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर और हमारे भविष्य में भी हमारे द्वारा इस प्रकार बढ़ाया जाएगा जब तक कि वहाँ पर यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी क्रम में हमारे द्वारा कल से हमारे द्वारा घोड़े खच्चरों के लिए आहार लगातार हेली के माध्यम से गौरीकुंड क्षेत्र के घोड़े खच्चर मालिकों की आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी घोड़े खच्चर मालिक हैं वे जो गौरीकुंड क्षेत्र में निवासरत हैं इस समय, वे सभी जाकर के चीरबासा हेलीपैड से अपने पशुओं के लिए आहार वहाँ से ले लें और आहार अपने पशुओं को आहार दें। इस समय वर्तमान में हमारे द्वारा 4 दिन का आहार पशुओं हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर फिर दोबारा हमारे द्वारा आहार वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी आहार लेने के लिए वहाँ पर आए तो उनसे मेरा यह अनुरोध रहेगा कि वे अपने पशु के लाइसेंस या अन्य प्रपत्र जो भी हैं वो अवश्य साथ में लेकर के जाएं, जिससे कि उनको वहाँ पर त्वरित गति से आहार उपलब्ध कराया जा सके।
तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के प्रति भी सरकार और प्रशासन दोनों संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए जानवरों को चारा सही समय पर पहुंचे, उचित रेट में पहुंचे, इसको लेकर नियम भी बना दिए गए हैं और जो कोई भी इसे तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां एनजीटी ने 2 महीने में रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को चिन्हित करने का आदेश दे दिया है। एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी, अब उस पर आदेश जारी किया गया है। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि यदि कहीं अतिक्रमण बचा होगा तो 1 महीने के भीतर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। नगर निगम की ओर से नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के अनुसार संबंधित विभाग को फ्लड जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर अवगत कराया गया है। इस पर सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले रही है, जल्दी इस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा और कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, एनजीटी का ये पूरा जो प्रकरण है सरकार के संज्ञान में आ चुका है और उसमें जल्द ही नगर निगम और सरकार जो है इसके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी और इसमें हर तरीके से जो कार्रवाई जो की जानी है एनजीटी के माध्यम से जो की गई है उसके लिए सरकार जो है उसमें अभी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए, जो अतिक्रमण का मामला आया था उसमें अतिक्रमण को जहाँ पे चिन्हित किया था वहाँ पे हटाया भी गया है, लेकिन अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर नहीं हटाया है तो उसको भी हटाया जाएगा। सारे मानकों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इसमें सरकार फिर दोबारा से मुख्य सचिव के साथ बैठकर और अन्य जो हमारे निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ बैठकर एक योजना बना रही है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से बता दें कि रिस्पना नदी के किनारे बहुत ज्यादा अतिक्रमण हुआ है और जब नदी के किनारे अतिक्रमण हुआ तो ये कहा गया कि नदी अपना स्थान भी बदल सकती है और रौद्र रूप ले सकती है। इससे पहले की परिस्थिति और ज्यादा खराब हो, जरूरी है कि वहां पर तमाम जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाए। और अब जो आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां पर बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक में बन रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। एक दिन पूर्व ही कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर अवैध निर्माण करते हुए देखा था, जिसे 1 दिन के भीतर हटाने के निर्देश जारी किए गए। निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो बीते रविवार को मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार जारी है। उधर उत्तराखंड के कुमायूं मंडल से जुड़े आर्म्स डीलर्स की बैठक में सर्वसम्मति से संगठन का गठन किया गया। कुमायूं मंडल के समस्त आर्म्स डीलर्स ने कुमायूं आर्म्स एसोसिएशन का गठन कर कार्यकारिणी का विस्तार किया। उधर बैठक में आर्म्स डीलर्स ने व्यापार को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान किच्चा निवासी आर्म्स डीलर जितेंद्र सिंह संधू को कुमायूं मंडल का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में जितेंद्र सिंह संधू को कुमायूं मंडल अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, अतुल गुप्ता को सचिव, अमित वर्मा को उप सचिव, सौभाग्य टंडन को कोषाध्यक्ष चुना गया है। संगठन के नवनियुक्त कुमायूं अध्यक्ष जितेंद्र संधू ने संगठन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आर्म्स व्यापारी और संगठन हित में कार्य करने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि व्यापार संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराएगा। हमारी मीटिंग हुई, पूरे कुमाऊं मंडल की आर्म्स एसोसिएशन के बारे में मीटिंग हुई और सारे जितने डीलर्स थे कुमाऊं मंडल के आर्म्स डीलर सब इकट्ठे हुए, सबकी सहमति से कल मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद हमने एक एसोसिएशन का गठन किया, जो कि काफ़ी समय से एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ था। वो कल एसोसिएशन का सबकी सहमति से गठन हुआ है और उस मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मति से मुझे कुमाऊं मंडल का आर्म्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना है। उसके बाद हमारे उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह दपोला जी, जो आर्म्स डीलर हैं हल्द्वानी से, सचिव हैं अतुल गुप्ता जी बाजपुर से आर्म्स डीलर, कोषाध्यक्ष हैं सौभाग्य टंडन जी काशीपुर से,
ये भी आर्म्स डीलर हैं। उप सचिव हैं अमित वर्मा जी, जो रुद्रपुर के तराई गन हाउस के मालिक हैं। तो ये हमने सब कल आपस में बैठ करके सलाह की, सर्वसम्मति से ये हमने कल कार्यकारिणी का गठन किया और एसोसिएशन का गठन किया। ये हमने इसलिए किया कि जो हमारी छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं व्यापार को लेकर के और हमारे जो कुछ सरकारी काम होते हैं उनको लेकर के हम एकजुट होकर के अफसरों से जो है प्रशासन से मीटिंग करेंगे और प्रशासन। तो आर्म्स डीलर्स के एसोसिएशन ने बड़ी बैठक की है और कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर व्यापार में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे लेकर समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। इधर आइए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर की अब बात करेंगे, जहां किच्चा कोतवाली के अंतर्गत बैग से बरामद हुए महिला के शव की 3 दिन के बाद भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस टीम लगातार अज्ञात महिला की पहचान करने का प्रयास कर रही है। दरअसल 31 जुलाई की शाम को किच्चा कोतवाली के गडरिया बाग में नदी किनारे एक बैग बरामद हुआ था। बरामद बैग से करीब 35 साल की महिला का शव बरामद हुआ था। जानकारी के अनुसार मृतक महिला की मौत करीब 5 दिन पहले हो जाने के कारण शव बुरी तरह से सड़ चुका था। इसी के चलते मृतक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। संभावना जताई जा रही है कि अज्ञात लोगों ने महिला की हत्या कर उसके शव को बैग में डालकर किच्छा में ठिकाने लगा दिया। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीमें भी लगाई गई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क कर गुमशुदा महिलाओं की सूची तैयार कर महिला की पहचान करने का लगातार प्रयास जारी है। ये 31 जुलाई को थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत एक बॉडी मिली थी, एक महिला का शव मिला था जो कि एक बैग नुमा एक वस्त्र था, उसके अंदर उसको टाई किया गया था। तो इसकी शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ की जो गुमशुदगियाँ हैं उससे इसको हम मिलान करा रहे हैं और आसपास अगर और भी हम लोग स्थानीय लोगों को भी फ़ोटो पम्पलेट सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करके इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने 5 टीमें गठित की हैं जो अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही हैं और जो इसका हम लोग को जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बेस पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई और बाकी जो इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम है वो ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं और उसमें जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसके हिसाब से हम लोग जाँच आगे बढ़ा रहे हैं। और आइए इधर बागेश्वर में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का मामला पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्म है। पुलिस ने अभी तक कांग्रेस द्वारा दी गई एफआईआर को दर्ज नहीं किया है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर SC/ST का मुकदमा लिखने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से एसपी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। बागेश्वर पुलिस के कारनामों की रोज पोल खुलती हुई देख बीजेपी ने भी बागेश्वर में अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष अरुण टमटा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता कुछ हमारे कार्यकर्ताओं पे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके कॉलेज के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो हमारे बागेश्वर थाने में प्राथमिकता दर्ज की गई, अगर उन पे जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुए थे तो उन्होंने प्राथमिकता में वो शब्द क्यों नहीं लिखे? जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है उस पर कोई इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाद में उनको कुछ लोगों के द्वारा बहकाया गया तो वो SC/ST के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। अगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भाइयों अगर आप पे ये बात हुई है, मैं SC/ST का अध्यक्ष होने के नाते अगर आप पे कहीं पे प्रूफ है, कोई चीज़ें हैं तो आप हमें बताइए, हम भी आपके साथ हैं। हमारे धरने स्थल में आके अभी से 24 घंटे के लिए जो धरना इसमें नए युवा तो एक दूसरे पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। इधर उत्तराखंड की खबरों की तरफ आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लिए चलते हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। भारत के कार्ड भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और भी अन्य कार्य, विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं।
और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा प्रशासन, सिंचाई विभाग के लोग आपके साथ खड़े होकर के आपको हर संभव मदद करेंगे और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी आपको सरकार की पूरी मदद मिलेगी। आपके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। आपको हर संभव सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए 24 घंटे प्रशासन और शासन तैयार रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माननीय जनप्रतिनिधिगण की नाथ बाढ़ प्रभावित इलाके पहुंचकर वहां पर लोगों को यह आश्वासन, ये विश्वास दिलाते हुए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, जो कुछ भी संभव मदद है वो लगातार निरंतर उन लोगों को पहुंचाई जाएगी जो बाढ़ से ग्रसित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके का आज उन्होंने दौरा किया और इसके बाद कुशीनगर में इस बड़ी जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। आइए इसी के साथ अब वापस लौटते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। आपको हल्द्वानी लिए चलते हैं, जहां पर इंदिरा नगर से 31 जुलाई को नाले में बहे बच्चे का शव मिल गया है। बच्चे का शव जयपुर बीसा के पास से बरामद किया गया। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते 7 साल का रिजवान नाले के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ सहित पुलिस टीम बच्चे की खोजबीन में जुटी। बच्चे का शव नाले से 4 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने बच्चों के शव की शिनाख्त की और शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।